यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। और मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखे हैं, करीब 20 क्वेश्चन हैं। तो ये डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ आज, है ना। तो पहला है हमारे पास, वायुमंडल के किस सतह से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस सतह से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। तो ये आयन मंडल का नाम आपने सुना है, ठीक है ना। तो वायुमंडल में आयन मंडल होता है, और आयन मंडल से जो रेडियो तरंगे हैं वो परावर्तित हो जाती हैं। तो रेडियो तरंगे जो परावर्तित होती हैं वो आयनो स्फीयर से या आयन मंडल से होती है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब है आयन मंडल या आयनोस्फीयर बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से आयन मंडल जो होती हैं उसको परावर्तित कर देती हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका क्वेश्चन वो है, स्काई वेव संचरण किस पर आधारित होता है। तो जो आयन मंडल है उससे जो परावर्तन होता है तब आता है, मतलब ये जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं, और उसी रेडियो तरंगों का जो हमने यहाँ पे लिखा स्काई वेव संचरण किस घटना पर आधारित है, तो वही आयनोस्फीयर से जो परावर्तन होता है उस पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो स्काई वेव में भी ये जो वेव जाती है, कह सकते हैं जो आपका व्योम तरंगे जो होती है, ये स्काई वेव को व्योम तरंगे भी बोला जाता है। तो वो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है। तो किस घटना पर आधारित होती है, तो इसको बोलेंगे आयन मंडल से परावर्तन पर आधारित होती है। तो दूसरा का जवाब हो जाएगा आयन मंडल से परावर्तन पर, आयन मंडल से परावर्तन पर आधारित होती है, ठीक है ना। तो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। इस टावर द्वारा प्रसारण कितनी अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा। तो फॉर्मूला एक ध्यान रखिएगा कि जो अधिकतम दूरी पूछता है तो उसको डी से संकेत करते हैं, और ये होता है 2RH के बराबर, ठीक है ना। जहाँ पे एच जो है प्रेषण टावर या टीवी टावर जो भी है उसकी ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई, इसको बोलते हैं टावर की ऊंचाई। आर आपका पता है पृथ्वी का त्रिज्या है 6400 किलोमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये डी जो है उतनी दूरी तक प्रेषण होता है। ये जो इस टावर द्वारा जो प्रसारण होगा कोई भी चीज का, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। अब कह रहा है इस टावर द्वारा प्रसारण कितनी अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा। तो अधिकतम दूरी तक जो पहुंचेगा डी का मान, वो यहाँ पे आपका एच का मान तो दिया हुआ है 245 मीटर, तो 2 हो गया गुना 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलिएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और ये 245 मीटर है एच की वैल्यू, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा 2, 2 से इसको गुना करिएगा तो 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, 49 हो गया, गुना 6400 हो गया, गुना 10 पे पावर 3 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 49 का, इसको ऐसे कर लेते हैं, 49 गुना 64 गुना 10 पे पावर 6, है ना। रूट में दो सेम फैक्टर में एक बाहर आया था, 49 का 7 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, और 10 पे पावर 6 है तो 10 पे पावर 3 मीटर हो गया। तो 8 से 56, 10 पे पावर 3 को किलोमीटर बोल सकते हैं। तो 56 किलोमीटर तक आपका जो क्या कहते हैं प्रेषण टावर से जो भी प्रसारण किया जाएगा टीवी प्रेषण टावर से, उसकी दूरी 56 किलोमीटर तक होगी। और कभी कभी पूछता है कितने क्षेत्र में होगा। तो क्षेत्र जो हो जाता है, अधिकतम क्षेत्र जितने तक ये टीवी प्रेषण होता है उसको पाई आर स्क्वायर या पाई कह सकते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रसारण का जो प्रभावी क्षेत्रफल होता है ना, प्रसारण का प्रभावी क्षेत्रफल, प्रसारण का प्रभावी क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए
ठीक है ना, कितने दूर तक फैलेगा वो। मतलब एक टावर है, ऐसे टावर दिया हुआ है तो इससे इधर भी जाएगा वेव, इधर भी जाएगा वेव, इधर भी जाएगा, हर एक दिशा में। तो जो एरिया है वो एक सर्कुलर फॉर्म लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो प्रभावी क्षेत्र जो होगा वो किस किस तरीके का बनेगा, सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो गया, डिस्टेंस, इतनी ये टावर है तो इस टावर से डी डिस्टेंस तक इधर भी जाएगा 56 किलोमीटर तक, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है ना। कहने का मतलब है हर एक दिशा में जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े एरिया को 56 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें वो फैल जाता है। तो कह सकते हैं पाई डी स्क्वायर से उसको निकालते हैं। तो अगर ये पूछ दिया जाए तो पाई का मान 22/7 आप जानते ही हैं, और ये 56 किलोमीटर हो जाएगा तो ये हो गया 22/7 और गुना 56 और गुना 56 दो बार, ठीक है ना। तो 8×7 = 56, ये 8 से काट दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जो भी आएगा ये प्रभावी क्षेत्रफल, आपसे ये नहीं पूछा गया है लेकिन इसको मीटर स्क्वायर में बोलेंगे। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, तो 22×8×56, इतना किलोमीटर का होल स्क्वायर, इतने एरिया में फैल जाएगा ये। तो ये मैंने आपको बता दिया अलग से कि प्रभावी क्षेत्रफल मतलब प्रसारण कितना दूर तक हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इतने बड़े क्षेत्रफल को एक टीवी टावर जो है प्रभावित करेगा, एक जो प्रसारण होगा वो सारे घरों में पहुंचेगा इतने बड़े क्षेत्रफल में। तो इसलिए पूछा जाता है आपसे कि कितना प्रभावी क्षेत्रफल होगा। एक टावर लगा देंगे, अब एक टावर से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो एक ही टावर से कितना बड़ा क्षेत्रफल प्रभावित होता है वो दिख सकता है आपको। क्योंकि अधिकतम दूरी तक जितना फेंक रहा है वो 2RH का रूट अंडर होता है, और उसी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए पूछता है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो इस टावर द्वारा प्रसारण कितनी अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो अधिकतम दूरी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हमने वो 2RH से हमें फॉर्मूला हमने निकाला, और वो 2RH जो है आपका, उसमें R की वैल्यू 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, टावर की ऊंचाई h होती है, वैल्यू रख दिया यहाँ पे, दे ही रखा है कि टीवी प्रसारण के लिए जो आपका टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई है 245 मीटर है, और उससे पूछ रहा है कि कितनी अधिकतम दूरी, तो डी होता है 2RH से निकालते हैं। और अगर पूछता है कि प्रसारण का प्रभावी क्षेत्रफल कितना, कितने एरिया को, कितने क्षेत्रफल को प्रभावित करेगा एक साथ एक टावर, तो इतने बड़े क्षेत्रफल को इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो पाई डी स्क्वायर से कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का रेंज जिसको बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग होता है टीवी प्रसारण के लिए, किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो ये आवृत्ति परास का वैल्यू ध्यान रखिएगा, है ना। ये होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। टीवी प्रसारण में जो यूज होता है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है 30 मेगाहर्ट्ज से, है ना, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब 10⁻6 होता है। ये आपका हो गया चौथा नंबर। मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मोबिलिटी का एसआई मात्रक म्यू से मोबिलिटी को संकेत करते हैं, और ये होता है वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, संवहन वेग, और बटा ये विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी संवहन वेग बोला जाता है, या कह सकते हैं ये अपवाह वेग जिसको बोलते हैं। तो ये अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये तो वेग ही है ना, ऐसे अगर ध्यान रखिए केवल, तो ये वेग है और ये विद्युत क्षेत्र है। और वेग का ऐसा ही मात्रक आपको पता है मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो E बराबर F/Q होता है। तो ये हो गया न्यूटन बटा, और Q को Q इज इक्वल टू IT होता है।
तो हो गया न्यूटन बटा एम्पियर मीटर एम्पियर सेकेंड। Q इज इक्वल टू आई टी होता है। अब न्यूटन भी हो गया एसआई मात्रक, एम्पियर भी हो गया एसआई मात्रक और सेकंड भी हो गया एसआई मात्रक। तो ये हो गया ई का एसआई मात्रक और वीडी वेग है, तो वीडी का तो एसआई मात्रक वही मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड, है ना। अब इसको रख देते हैं, देयरफॉर न्यू का जो एसआई मात्रक होगा वो वेग का हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर पर सेकंड s-1, है ना। और डिवाइडेड बाई ई का हो गया न्यूटन एम्पियर पर सेकंड। ये कैंसिल हो गया, एम्पियर को ऊपर कर दीजिए तो हो गया एम्पियर, है ना, एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाई न्यूटन। तो न्यू का एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर बटा न्यूटन या एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाई न्यूटन। ठीक है, एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाई न्यूटन। तो ये मोबिलिटी जो है जिसको आप क्या कहते हैं चालनता भी कह सकते हैं। तो मोबिलिटी जो होता है वो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर बटा न्यूटन। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मोबिलिटी। फिर है मॉडुलन कितने प्रकार का होता है। तो मॉडुलन क्या है एक्चुअली में, जो हम जैसे अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे टीवी प्रसारण वाला, तो टीवी प्रसारण में क्या देखा जाता है, दो तरह का सिग्नल होता है। एक सिग्नल है वीडियो सिग्नल और दूसरा सिग्नल है वॉइस सिग्नल, जिसको आप ध्वनि संकेत बोल सकते हैं। तो एक ध्वनि संकेत है और एक है वीडियो सिग्नल। दोनों की आवृत्ति अलग अलग होती है, तो दोनों को एक साथ कैसे भेजा जाए। एक जो है धीरे धीरे चलता है, जैसे आपका क्या कहते हैं जो ध्वनि संकेत है वो बहुत धीरे धीरे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और जो आपका क्या कहते हैं जो वीडियो संकेत है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वेव को अलग अलग भेजा जाए तो ध्वनि बाद में पहुंचेगा और आपका वीडियो संकेत पहले पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को टीवी में जो देखते हैं उसमें जो सुनाई पड़ेगा वो बाद में सुनाई पड़ेगा, तब तक जो है वीडियो संकेत आ चुका होगा। तो दोनों को अगर मिला के नहीं देखा जाएगा तो जो चित्र है उसके अंदर वो कुछ बोलेगा और थोड़ी देर बाद वो सुनाई पड़ेगा। तो लिपसिंग जो होती है, मतलब जो माउथ से और उसकी साउंड की जो लिपसिंग होती है वो मैच नहीं करेगा, तो लोगों को देखने में खराब लगेगा। तो इस वजह से जो क्या कर सकते हैं जो कैरियर वेव होता है, कहने का मतलब जो वाहक तरंगें होती हैं जिसकी की आवृत्ति ज़्यादा होती है, उसके ऊपर इसको भेजा जाता है आपका ध्वनि संकेत को। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैं मान लीजिए आपको क्या कहते हैं किसी शहर से दूसरे शहर जाना, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। एक हवाई जहाज़ से जा सकता है, एक ट्रेन से जा सकता है, एक कार से भी जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप हवाई जहाज़ से जाते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। अब दो आदमी को जाना है और एक हवाई जहाज़ से जाए और एक जो है बस से जाए चाहे कार से जाए, तो दोनों के टाइमिंग में अंतर हो जाएगा। दोनों को एक जगह पहुंचना है तो एक पहले पहुंचेगा, दूसरे का इंतजार होता रहेगा। जब अगर दोनों आदमी आएगा तभी काम होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि एक पहुंचेगा, दूसरा जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक काम नहीं होने वाला है। उसी तरीके की बात यहाँ पे है। मॉडुलन जो होता है उसके अंदर जो ध्वनि संकेत होता है उसको कहने का मतलब कहीं पे ऐसा होता है कि उसके साथ किसी और चीज की जरूरत होती है, तो दोनों को एक साथ अगर आपको वहां पे ले जाना है तो उसके लिए एक वाहक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि संकेत को कहने का मतलब है कि दूसरे के ऊपर रख करके, जैसे हमें अगर यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है तो इसका तो मतलब ये हो गया कि हमें किसी न किसी चीज का यूज करना पड़ेगा। अकेले जाएंगे तो पैदल अगर जाएंगे तब तो कितना दिन में पहुंचेंगे, लेकिन अगर आपको साथ में जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, किसी की सवारी करनी पड़ेगी। जल्दी जाना है तो उसके लिए आप एरोप्लेन से चले जाते हैं। इसी तरीके की बात यहाँ है कि ध्वनि संकेत खुद जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही साउंड वेव्स अगर किसी का सहायता लेकर के जाएगा तो साथ ही चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक तरंग का प्रयोग किया जाता है जिसको हम कैरियर वेव कहते हैं, वाहक तरंगें होती हैं,
और वाहक तरंगों के ऊपर उसको रख दिया जाता है। एक सरल भाषा में समझे तो इस तरीके से कि वाहक तरंग के ऊपर ध्वनि संकेत को रख दिया जाता है और इस वजह से वो वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे फिर से जो हमारे पास है उसको उतार लेते हैं। कहने का मतलब है कि ध्वनि संकेत वहां पे जाकर के फिर से अपने वापस उसी फॉर्म में उसको क्या कहते हैं, रिट्रेस कर लिया जाता है, उसको उतार लिया जाता है। कहने का मतलब है कि ध्वनि संकेत वहां पे प्राप्त हो जाता है जल्दी, तो दूसरे के सहायता से वो वहां जल्दी पहुंचाया जाता है, खुद नहीं पहुंच पाता है। तो टीवी में आप प्रसारण में देखते हैं कि आप कोई बोलता है तो आपको पता है ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है कम होता है, ध्वनि धीरे धीरे चलती है। और जो वीडियो संकेत है, अभी आपने इसका वीडियो संकेत की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों एक साथ कैसे पहुंचे? उसके लिए उसका मतलब ध्वनि को कैरियर वेव के ऊपर डाल दिया जाता है जिससे कि एक साथ उसका संप्रेषण हो सके। और इस वजह से मॉडुलन, उसी व्यवस्था को मॉडुलन कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि मॉडुलन क्या है, तो बोलेंगे मॉडुलन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रव्य आवृत्ति, जो हमने अभी कहा कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, को उच्च आवृत्ति की चुंबकीय तरंगों पर, विद्युत चुंबकीय तरंग तो सारा है ही, तो उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है, उसी के ऊपर डाल दिया जाता है, सरल भाषा में समझे तो, ठीक है ना। तो अगर पूछता है कि मॉडुलन क्या है, एक हमने तो कहा कितने प्रकार का होता है, तो ये तो लेकिन आपसे पूछ सकता है मॉडुलन क्या है। तो मॉडुलन लिख सकते हैं, आप लोग लिखिएगा तो मैं एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ। मॉडुलन वह प्रक्रिया है, मॉडुलन वह प्रक्रिया है, मॉडुलन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रव्य आवृत्ति की, श्रव्य मतलब ध्वनि, वही सुनने वाला, जिसमें श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को, श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को, श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों पर, उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। मतलब क्या हुआ, श्रव्य आवृत्ति जो है, ये तो आपको पता है कि जो सुनने वाला रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आप सुनते हैं, 20 से 20,000 तक। अब इसको क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। वह प्रक्रिया है जिसमें कम आवृत्ति की कम आवृत्ति की श्रव्य तरंगों को, तो श्रव्य आवृत्ति जो है वो कम होता है ना, तो कम आवृत्ति की श्रव्य तरंगे या श्रव्य आवृत्ति भी बोल सकते हैं, वो उच्च आवृत्ति पर, जो उच्च आवृत्ति होता है, कम आवृत्ति है तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है आवृत्ति को न्यू से संकेत करते हैं और उसमें h मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको आप प्लांक नियतांक बोलते हैं, तो ऊर्जा के बराबर होता है। इसके पास ऊर्जा ही नहीं है ज्यादा, तो कैसे दूर तक जाएगा। तो क्या करते हैं हम, उच्च आवृत्ति मतलब ज्यादा ऊर्जा वाले के साथ इसको भेज देते हैं, तो इसको लेके चला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसके ऊपर इसको डाल दिया जाता है। अध्यारोपण का मतलब ये होता है अध्यारोपित की जाती है। तो जो ले जाता है ये, इसी को वाहक तरंगे बोलते हैं, ठीक है ना। ले जाने वाले को कहते हैं वाहक तरंगे, और जो ले जाया जाता है ये तो ले जाने वाला है, ठीक है ना। तो वाहक तरंगे का मतलब है कि ये ले जा रहा है, जिसके ऊपर आवृत्ति को अध्यारोपित करते हैं उसको वाहक तरंगे बोलते हैं, ठीक है ना। और जिसको ले जाया जाता है मतलब इसी को मॉड्यूलेट करते हैं, इसलिए मॉडुलक तरंगे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव्स या मॉडुलक तरंगे, ठीक है ना। तो इसी को मॉड्यूलेट किया जाता है, मॉडुलक तरंगे या मॉड्यूलेटिंग वेव्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि श्रव्य आवृत्ति को अध्यारोपित किया जाता है उच्च आवृत्ति वाले क्या कहते हैं तरंगों पर, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। तो जिसके ऊपर अध्यारोपित किया जाता है उसको वाहक तरंगे कहेंगे, क्योंकि यही तो ले जा रहा है, ठीक है ना। और जो
ले जाया जाता है, इसको उसके ऊपर डालते हैं तो इसको मॉडुलक तरंगे, मतलब इसका मॉड्यूलेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके से किया जाता है। आपको पता है तरंग तो इस तरीके से होता है, और तरंग होता है तो इसमें इसको आयाम बोलते हैं, है ना। आयाम ये हो गया। फिर तरंग की फ्रीक्वेंसी होती है, अभी बताए थे आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कितना बार ये कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, इस तरीके से एक पूरा का पूरा जो कंपन है वो कितना कर रहा है 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी भी होता है इसका। तो फ्रीक्वेंसी को हम, जो आवृत्ति है उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, आयाम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और जो जिसको आप ए से बोलते हैं तो ये आयाम है। और तरंग जो है, एक तरंग यहाँ से चल रहा है तो कुछ कुछ तरंगे आगे से चलती है, कुछ तरंगे पीछे से चलती है, जिसको कला बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो कला होता है, फाई से संकेत करते हैं उसको, है ना। तो कला 3 तरीके से ये आवृत्ति, तो आवृत्ति को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, मतलब आवृत्ति को, इसकी आवृत्ति को दूसरे के ऊपर डाल दिया। उसी तरीके से आयाम को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, उसी तरीके से कला को भी मॉड्यूलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में तो आपका था मॉडुलन कितने प्रकार का होता है, उससे संबंधित मैंने थोड़ा सा बताया कि मॉडुलन करते क्यों है, मॉडुलन होता क्या है। तो मॉडुलन में क्या बताया हमने कि मॉडुलन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रव्य आवृत्ति जो होता है, श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो उच्च आवृत्ति होती है और जिसको हम वाहक तरंगे कहते हैं, और जिसको अध्यारोपित करते हैं उसको मॉडुलक तरंगे या मॉड्यूलेटिंग वेव्स कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो वेव होता है वो ज्यावक्रीय होता है जनरली, ठीक है ना। तो ज्यावक्रीय के हिसाब से इसको, मतलब साइन वेव होता है, उससे ये साइन का ही कर्व है, उससे भेजा जाता है, तो उतना नहीं। लेकिन हाँ, 3 तरह का मॉडुलन होता है, एक तो आयाम मॉडुलन है, एक आपका आवृत्ति मॉडुलन होगा, एक कला का होगा। कला में आपको पता है कि कोई वेव जो है यहाँ से चल रहा है तो कोई वेव आगे से चलता है, कोई वेव पीछे से चलता है, तो इसमें कलात्मक अंतर हो जाता है और जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आयाम वाला जो है मॉडुलन, मतलब 3 प्रकार का मॉडुलन होगा। यहाँ पे मॉडुलन कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन है, तो आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, कला मॉडुलन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका 3 प्रकार का मॉडुलन। अब इसके बाद जो है वो आपका है फैक्स का अर्थ क्या होता है। तो फैक्स का अर्थ फैसिमाइल टेलीग्राफी होता है, ठीक है ना। फैक्स का जो फुल फॉर्म होता है, या कह सकते हैं अर्थ जो है, ये फैसिमाइल टेलीग्राफी होता है। फैसिमाइल टेलीग्राफी, इसको कहते हैं फैसिमाइल टेलीग्राफी, जिसको कि प्रतिचित्रण टेलीग्राफी भी बोल सकते हैं, और हिंदी में प्रतिचित्रण टेलीग्राफी बोला जाता है। अदरवाइज इसका इंग्लिश में फैसिमाइल ऐसे ही बोला जाता है, फैसिमाइल टेलीग्राफी या प्रतिचित्रण टेलीग्राफी बोला जाता है। हिंदी में बोलिए तो प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण टेलीग्राफी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फैक्स का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये फैक्स का अर्थ जो है, ये प्रतिचित्रण टेलीग्राफी या फैसिमाइल टेलीग्राफी, ध्यान रखिएगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, फैसिमाइल। दोनों ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया। फिर ये जो लिखा है मॉडुलन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मॉडुलन का जो विपरीत प्रक्रिया है उसको बी मॉडुलन कहा जाता है, ठीक है ना। जो मॉडुलन होता है उसका विपरीत जो प्रक्रिया होता है उसको बी मॉडुलन कहा जाता है। तो बी मॉडुलन जो प्रक्रिया होती है वो जस्ट उसके अपोजिट होती है, किसके, तो जो आपका मॉडुलन है उसके। और उसमें क्या करते हैं, तो जो मॉडलित तरंगे होती है,
ठीक है ना, उससे मॉडुलक एवं वाहक तरंगों को अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि मॉडुलन का विपरीत प्रक्रिया जो होता है उसको डी मॉडुलन कहा जाता है, डी मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, मॉडुलन तो मॉड्यूलेशन है, इसको कहते हैं मॉडुलन। जो अभी आपको लिखवाया, इसमें श्रव्य जो तरंगे होती है उसका जो श्रव्य आवृत्ति होती है या श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कम होती है, उसको वाहक तरंगों के ऊपर अध्यारोपित कर दिया जाता है जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। और इसके विपरीत की जो प्रक्रिया होती है, मॉडुलन के विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसको डी मॉडुलन कहा जाता है। ठीक है ना, डी मॉडुलेशन, इसको डी मॉडुलेशन या डी मॉडुलन कहते हैं। तो इसमें क्या किया था आपने, मॉडुलेशन में मॉडुलेटिंग वेव को कैरियर वेव के ऊपर डाल दिया था, है ना। जो श्रव्य जो आवृत्ति की तरंगे थी उसको वाहक पे डाल दिया था। डीमॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, उतार लेंगे। मैंने वही तो बोला था कि वहां पे जाएगा तो उसके बाद आप दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है ना, तो वहां पे जो जो मॉडुलक तरंगे, ठीक है ना, जो कहने का मतलब है, कह सकते हैं कि ये जो श्रव्य तरंगे थी या श्रव्य आवृत्ति थी, इसको आपने कहा था मॉडुलक तरंग, और प्लस कौन था, वाहक तरंगे थी। ठीक है ना, उच्च आवृत्ति वाली, एक ही ना, वाहक तरंगे श्रव्य आवृत्ति, या यहाँ पे लिख देते हैं उच्च आवृत्ति की तरंगे, ये हो गया उच्च आवृत्ति। तो इसको आपने कहा था वाहक तरंगे। दोनों मॉडुलक तरंगे और वाहक तरंगे मिल करके इसको कहा जाता है मॉडुलित तरंगे, मॉडुलित। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि इसके अंदर जो आपका वेव है, जब हमने मॉडुलन की बात अभी की थी तो मॉडुलन में हमने क्या कहा था कि इसको बोला जाता है मॉडुलेटिंग वेव्स। ठीक है ना, इसको कहा जाता है मॉडुलक तरंगे, या कह सकते हैं मॉडुलेटिंग, जिसको कर रहे हैं मॉडुलेटिंग वेव्स। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग है। इसको कहते हैं कैरियर वेव्स, क्योंकि कैरी कर रहे हैं तो कैरियर वेव्स बोलेंगे। लेकिन इसको जो कहते हैं मॉडुलित को मॉडुलेटेड कहते हैं, मतलब मॉडुलेट हो गया तब बोल रहे हैं, है ना। इसको श्रव्य आवृत्ति वाला जो ध्वनि तरंग है उसको उच्च आवृत्ति वाला वाहक तरंग के ऊपर डाला जाता है। जिसको डाला जाता है उसको कहते हैं मॉडुलेटिंग, करना है उसको मॉडुलेट करना है ना। और इसके ऊपर उसको अध्यारोपित कर देते हैं। तो दोनों मिल करके एक नया वेव जो बनाता है, क्योंकि दोनों साथ मिलके जाता है तो उसको कहा जाता है मॉड्यूलेटेड, मतलब वो हो गया मॉडुलित तरंगे। अब ये मॉडुलित तरंगे जब पहुंचती है तो ये हो गया मॉड्यूलेशन का प्रक्रिया, ये हो गया मॉड्यूलेशन, ये वाला मॉड्यूलेशन। और बी उसके विपरीत प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, इस तरंग से दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो ये बी मॉड्यूलेशन हो जाएगा, बी मॉडुलन जिसको आप कहते हैं। तो बी मॉडुलन में क्या करेंगे, मॉडुलेटेड वेव से मॉडुलित तरंगे से दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से अलग करने की प्रक्रिया होती है दोनों वेव को। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अलग करने की प्रक्रिया, अलग अलग करने की प्रक्रिया। तो बी मॉडुलन क्या है, अलग अलग करने की प्रक्रिया है। किसको अलग अलग करने की प्रक्रिया है, तो मॉडुलित तरंगों से। फिर से मॉडुलित तरंगे कैसे बना भाई, तो मॉडुलित तरंगे बना मॉडुलक तरंगे से और वाहक तरंगे से। तो बी मॉडुलन में इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं फिर से। तो ये समझना है आपको, ठीक है ना, कि मॉडुलन है तो हमें किसी वेव को ले जाना है। जैसे ये जो श्रव्य है तरंगे, जो सुनने वाली तरंगे होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, इसको ले जाना है। कहाँ ले जाना है, तो कहीं दूर ले जाना है और एक साथ ले जाना है। तो उसके लिए उसको हमें उच्च आवृत्ति की तरंगे एक साथ पहुंचाना है। जैसे वीडियो संकेत है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, जो आप देखने वाला जो होता है आवृत्ति, और ये सुनने वाली जो आवृत्ति है उसकी कम होती है। अब दोनों को एक साथ पहुंचाना है तो इसको
वीडियो संकेत तो पहुंच जाएगा, लेकिन इसकी आवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसको आप इसकी आवृत्ति तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि श्रव्य आवृत्ति तो 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। उससे ज्यादा कर दिया जाए उसकी आवृत्ति को तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। मतलब जो हम सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुनते हैं, उससे ज्यादा का आवृत्ति कर दिया जाएगा तो सुनेंगे ही नहीं। इसका मतलब है इसकी आवृत्ति को कुछ नहीं करेंगे, इसकी आवृत्ति वही रखेंगे, लेकिन इसको ले जाएंगे तो उसके लिए एक माध्यम का प्रयोग करते हैं जिसको वाहक तरंगे बोलते हैं। मतलब ये इसको ले जाता है, तो जो ले जाता है उसके ऊपर इसको डाल दिया जाता है, उसी को सुपरपोजिशन या अध्यारोपण बोलते हैं। अब ये जब इसके ऊपर डलता है तो दोनों मिल जाता है, और दोनों मिल करके एक नया तरंग बनाता है जिसको मॉड्यूलेटेड बोलते हैं। मॉड्यूलेट हो जाने के बाद वाला तरंग। तो मॉड्यूलेट कैसे होता है, तो ये मॉडलक तरंग है जिसको हम इसके ऊपर डालते हैं। तो इसको वाहक तरंगे जो ले जाता है वाहक तरंगे, जिसको डालते हैं मॉड्यूलेटिंग, और दोनों मिल करके मॉड्यूलेटेड। बाद में जब जहां पे पहुंचाना है वह पहुंच गया, मॉडलिक तरंगे पहुंच गया। जैसे हवाई जहाज के में बैठ करके आप पहुंच जाएंगे जो एयरपोर्ट है। अब जहां जाइएगा तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको उतार लिया जाता है, हवाई जहाज तो ही रह जाता है। तो कैरियर वेव जो है वो दोनों से अलग अलग कर लिया गया। हवाई जहाज अगर अलग हो गया, पैसेंजर उसका अलग हो गया। उसी तरीके से मॉडलिक तरंगे जब पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे तो बी मॉडलन कर लिया जाता है, पैसेंजर को उतार लिया जाता है ना। हवाई जहाज अलग हो जाता है। तो कैरियर वेव को, और ये पैसेंजर हो गया, ये पैसेंजर ही है ना, ये इसके ऊपर चढ़ के जा रहा है तो ये हवाई जहाज हो गया। तो ये वाहक हो गया, ये पैसेंजर हो गया, है ना। पैसेंजर को आप क्या किए, जब वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया, दोनों मिल करके, है ना, ये पूरा का पूरा जो है एरोप्लेन बन गया है आपका। ये खाली था, ये उसके अंदर भर गया आपका पैसेंजर के रूप में, और वो प्लेन के रूप में ये चलने लगा भर करके। और अब जब गया तो बी मॉडलन कर दिया, मतलब पैसेंजर को फिर से उतार लेंगे। मॉडलक तरंगे यहाँ पे आ जाएगा और वाहक तरंगे फिर से यहाँ, मतलब प्लेन अलग हो गया, फिर से पैसेंजर अलग हो गया। मतलब बी मॉडलन की प्रक्रिया जस्ट इसके अपोजिट होती है, जिसमें हम मॉडलक तरंगों और वाहक तरंगों को अलग अलग कर लेते हैं। तो वह प्रक्रिया जो मॉड्यूलेशन के विपरीत होती है उसको बी मॉडलन कहा जाता है। बी मॉडलन में मॉडलक तरंगों एवं वाहक तरंगों को मॉडलित तरंगों से अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं बी मॉडलन, ठीक है। इसके बाद है हमारा, तो ध्यान रखना है, अब मॉडलन में हमने क्या बोला कि 3 तरह का मॉडलन होता है। एक है आपका आयाम मॉडलन, ठीक है ना, एक हमने कहा था कला मॉडलन, और एक हमने कहा था आवृत्ति। क्योंकि हमारा जो वेव है उसमें आयाम और कला और आवृत्ति तीनों होता है, तीनों के सापेक्ष हम करते हैं। तो एक एक जो आयाम मॉडलन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं केवल इसको बोल देता हूँ। आयाम मॉडलन ही ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। तो आयाम मॉडलन जो होता है, इसके अंदर जो आपका वाहक तरंग है ना। आयाम मॉडलन का मतलब आपने क्या किया था, तो आपने किया था जो मॉडुलक तरंगे है, जो मॉडुलेटिंग है, मॉडुलक तरंगे, ठीक है ना। मॉडुलक तरंगे और वाहक तरंगे 2 तरह का होगा, है ना। मॉडलक तरंग होगा और वाहक तरंगे प्लस वाहक तरंगे, ये दोनों मिलकर चल रहा है, ठीक है। तो कैसे ले जाया जाएगा, मतलब आयाम के इसको हमको ले जाना है, मॉडुलक को ले जाना है वाहक तरंगों के ऊपर। तो कैसे ले जाएंगे, जब उसका आयाम मॉडुलन करेंगे, मतलब आयाम के हिसाब से अगर उसका मॉडुलन किया जाए तो कैसे ले जाया जाता है। तो वाहक तरंगों के ऊपर जब सुपरपोजिशन करते हैं तो वाहक तरंग का आयाम मॉडुलक तरंग के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है, इसका आयाम, ठीक है ना। वाहक तरंग का आयाम जो होता है, मतलब एम्पलीट्यूड, किसके अनुसार परिवर्तित होता है, तो मॉडुलक तरंगों के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है ना। तो वाहक तरंगों का आयाम मॉडुलक तरंगों के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है, ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर ले जाते हैं तो इसका आयाम परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने क्या कहा, ये श्रव्य तरंगे हैं, सुनने वाला है, तो इसका कुछ चेंज कर दीजिएगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसका आयाम जो है वो वही रहता है,
है ना, इसके आयाम के अनुसार इसके आयाम को चेंज कर दिया जाता है। मतलब वाहक तरंगों का आयाम मॉडलक तरंगों के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि उल्टा कह दीजिए कि वाहक तरंगे ले जाता है तो नहीं, वाहक तरंगे ले जाता है, वो ले जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है इसका वही रहना चाहिए, तभी तो वो जो एज इट इज वहां पहुंचेगा। तो जिसको ले जाना है उसके आयाम को सेम रखने के लिए इसके आयाम को इसके अनुसार बदलते हैं। तो वाहक तरंगों का आयाम मॉडलक तरंगों के आयाम के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि आयाम मॉडुलन में क्या होता है भाई, तो वाहक तरंगों का आयाम मॉडलक तरंगों, मॉड्यूलेटिंग वेव जिसको कहते हैं, मॉडलक तरंगों के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है, के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। तो इसको जो है सेम रखते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आयाम मॉडुलन में ये होता है, मतलब आयाम मॉडुलन में वाहक तरंगों का आयाम इसके आयाम के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा जो है आवृत्ति मॉडुलन में, तो आवृत्ति मॉडुलन में भी वही होता है, वाहक तरंगों की आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति मॉडुलन जब होगा तो आवृत्ति बदलेगा। वाहक तरंगों की आवृत्ति जो मॉडलक तरंगे हैं उनके आयाम के संगत परिवर्तन होता है, मतलब उसके आयाम के अनुसार ही बदलता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि मॉडुलन जो होता है आपका आवृत्ति मॉडुलन, उसके अंदर वाहक तरंग की आवृत्ति का मतलब आवृत्ति वाला मॉडुलन होगा, लेकिन मॉडलक तरंगों के आयाम के अनुसार ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका मॉडलक तरंग जो है उसका जो आयाम होगा उसी के संगत में परिवर्तन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जिसको हमको परिवर्तित करना है वो है वाहक तरंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एकदम ध्यान रखना है कि मॉडलक तरंग जो होता है, जो जिसको हमको करना है, मॉडलक तरंग जो होता है उसके आयाम को परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हम करेंगे उसको लिखेंगे आवृत्ति मॉडुलन। तो यहाँ पे आवृत्ति मॉडुलन सेकंड जो आपका आ जाएगा आवृत्ति मॉडुलन। ये बहुत कम पूछा जाता है और आपको पढ़ना भी केवल है आयाम मॉडुलन, ठीक है ना। आवृत्ति मॉडुलन नहीं पढ़ना है, केवल आयाम मॉडुलन पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मॉडलक, यही आवृत्ति मॉडुलन हो गया। और आवृत्ति मॉडुलन में मॉडलक तरंगे वाहक तरंगे वही होगा, लेकिन वाहक तरंगों का आयाम जो होता है मॉडलक तरंगों के यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा था कि वाहक तरंगों की आवृत्ति में मॉडलक तरंगों के आयाम के संगत परिवर्तन होता है, ठीक है ना, आयाम के संगत परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये इस बार क्या हो गया, वाहक तरंगों की आवृत्ति हो गई। और कला मॉडुलन जब रहेगा तो वाहक तरंगों का कला, वाहक तरंगों की ही कला जो होगी वो चेंज होती है, मॉडलक जो वोल्टता है उसके अनुसार होती है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि जो वाहक तरंगों की तीसरा जो है कला मॉडुलन, अगर बोलिएगा फेज मॉडुलन तो उसको बोलेंगे कला मॉडुलन। और वाहक तरंगों का यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, इसके पहले आवृत्ति था, है ना, ये मैं भूल गया यहाँ पे आवृत्ति लिखना, इसके पहले आवृत्ति था, अब कला है तो क्या हो जाएगा, कला इसकी चेंज कर जाएगी। तो ये वाहक तरंगों का कला जो है, वाहक तरंगों का कला जिसको एंगल बोलते हैं, फेज बोलते हैं, फाई से संकेत करते हैं, है ना, मॉडलक तरंगों की वोल्टता के अनुसार बदलता है। तरंग का जो वोल्टेज है ना, तो उसकी की वोल्टता के अनुसार बदलता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कला मॉडुलन में जो है मॉडलक वोल्टता जो होती है उसके अनुसार परिवर्तन होता है, और
आवृत्ति में जो उसका आवृत्ति होता है वो उसके आयाम के संगत परिवर्तन देता है, और उसमें आयाम को वोल्टता से, ये वोल्टता जो मैं बोला उसको आयाम भी बोलते हैं, तो मॉडलक तरंगे जो है उसकी वोल्टता को आयाम भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको अलग लिख दिया तो आयाम ही बोल सकते हैं। वाहक तरंगों का कला मॉडलक तरंगों के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इसको आयाम ही लिख दीजिए के आयाम। तो तीनों में दिख ही रहा आपको कि इसी इसका जो आयाम है वो परिवर्तित नहीं होता है। इसके अनुसार वाहक तरंगों का आयाम, वाहक तरंगों की आवृत्ति, वाहक तरंगों का कला परिवर्तित होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, वाहक तरंगों का ही परिवर्तन होता है। तो ये हो गया 3 तरह का मॉडलन जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसमें नहीं है इस 20 क्वेश्चन में तो यहां से आ सकता है क्वेश्चन, और आता है। ठीक है ना। अब जो है आयाम मॉडलन जो है उसके अंदर कह रहा है आपको सूचना, आयाम मॉडलन सूचकांक। आयाम मॉडलन में मॉडलन सूचकांक का मान क्या होता है? तो मॉडलन सूचकांक जो होता है उसको आप एम ए से डिनोट करते हैं। मतलब ये हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको बोला जाता है इंग्लिश में मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जिसको ये मॉडलन सूचकांक है इसको बोला जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है ना, मॉडलन सूचकांक। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो मॉडलन सूचकांक होता है वो जो आपका वाहक तरंगें होती है, और जो अभी जो मैंने कहा जो ले जाया जाता है, जो मॉडलक तरंगें होती है उनके वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो अभी वोल्टता मैंने बोला था उसको, तो वाहक तरंगों के साथ उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसके अभी आपको मैंने कहा था कि वाहक तरंग का जो आयाम है और वाहक तरंग के आयाम में जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसी के साथ इसको रिलेट किया जाता है कि जो आयाम अगर मॉडलन सूचकांक आपसे पूछा जाता है कि वो होता क्या है, तो वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन जो होता है और वाहक तरंग का जो एक्चुअली में आयाम होता है, ठीक है ना, उसी के अनुपात को कहा जाता है। तो वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन मतलब मॉडलन सूचकांक जो होता है वो वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन, वाहक तरंग के आयाम जो अभी बता रहे थे आपको मॉड्यूलेशन में, आयाम में परिवर्तन, मैंने कहा था वाहक तरंग के आयाम को परिवर्तित किया जाता है, और एक्चुअल क्या होता है तो वाहक तरंग का आयाम जो परिवर्तन के पहले है उसी के अनुपात को मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है। तो अगर आपसे मॉडलन सूचकांक का परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे कि वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन एवं वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को मॉडलन सूचकांक कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि मॉडलन सूचकांक क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, और जो ये वैल्यू आती है इसको जो निकाला जाता है तो ये होता है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, एम ए इज इक्वल टू वी एम बटा वी सी। अब वी एम बटा वी सी क्या है, तो सी जो है वाहक तरंग है, कैरियर वेव, एम है मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है ना, तो दोनों का जो वोल्टता होता है, कहने का मतलब इस तरंग को जो संकेत किया जाता है वो इस तरीके से वी इज इक्वल टू जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसको किया जाता है वी इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू है, कहने का मतलब जो कर्व होता है वो साइन का कर्व होता है। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में होता है और इसकी वैल्यू होती है, मतलब जो कर्व है, कहने का मतलब तरंग है तो तरंग तो ऐसे चलेगा ना, दोनों तो तरंग है, ये भी तरंग है, जो श्रव्य तरंग है वो भी, और कैरियर वेव है वो भी तरंग है। एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस तरीके से चलेगा, लेकिन दोनों साइन का ही वेव होता है, ज्या वक्रीय ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों तरंग की जो वोल्टता है जिसको आयाम मैंने कहा था, ठीक है ना, तो वो ये एक्चुअली में वो आयाम ही होता है। ये जो कैरियर वेव मान लीजिए ये मॉड्यूलेटिंग वेव है तो ये इसका वीएम जो है ये आयाम हो गया,
है ना। और ये VC हो गया, इसका आयाम ये वाला हो गया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो कैरियर वेव जो है उसका जो आयाम है वो VC है कैरियर वेव के लिए, और जो आपका ये वाला है मॉड्यूलेटिंग वेव जिसको ले जाना है उसका जो आयाम है उसको हम VM कहते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि आयाम मॉडुलन में जो होता है वाहक वोल्टता जो है ना, उसका आयाम वाहक वोल्टता मतलब वाहक तरंगे का जो आयाम है वो VC है, और जो मॉडलक वोल्टता है वो है उसका आपका वैल्यू VM के इक्वल, और इससे हम निकालते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है ना। तो ये VM/VC होता है, और VM/VC जो होता है इसको बोला जाता है इसका जो अधिकतम मान होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो परिभाग मतलब जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखिएगा। तो ये होता है V मैक्सिमम, VM इज इक्वल टू V मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस V मिनिमम, है ना। V अधिकतम, V मिनिमम, V अधिकतम प्लस V मिनिमम, इससे हम वैल्यू निकालते हैं। मतलब आपसे पूछ देता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे देगा तो पूछ देगा कि V का अधिकतम वैल्यू, V का न्यूनतम वैल्यू बताइए, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे देगा कैरियर वेव का वोल्टता दे देता है तो आपसे ये मॉड्यूलेटिंग वेव का वोल्टता पूछ लेता है तो इस फॉर्मूले से, और अगर यहाँ से पूछ लेता है तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल करके लगाना पड़ेगा। तो दोनों से क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसको हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो कहीं है ऐसा क्वेश्चन तो वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग, तो इधर क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिखा मैंने, एक आयाम मॉडलित तरंग का मॉडलन घटक कितना प्रतिशत है जब यदि वाहक की वोल्टता 100 वोल्ट है तो मॉडलित तरंग का चरम मान क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मॉडुलेशन इंडेक्स है उसके हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो मॉडुलेशन इंडेक्स, तो ये जो क्वेश्चन है आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है। तो मॉडुलन सूचकांक क्या होता है ये बता दिया आपको कि वाहक तरंग के आयाम में जो परिवर्तन होता है एवं वाहक तरंग का आयाम उसके अनुपात को कहा जाता है मॉडुलन सूचकांक। और मॉडुलन सूचकांक जो होता है जैसे वाहक तरंगे जो होती है उसका जो वोल्टता होता है, और जो क्या कहते हैं मॉड्यूलेटिंग तरंगे जो होती है, जो मॉडलक तरंगे होती है उसका जो वोल्टता होता है उसके अनुपात को से निकालते हैं, और उसकी अधिकतम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का माइनस और अधिकतम और मिनिमम वैल्यू का प्लस के रेशियो के रूप में भी निकालते हैं। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। मॉडुलन सूचकांक की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है ना, 0 से 1 के बीच होती है। तो यहाँ लिखा है मॉडुलन आयाम में, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है। तो मॉडुलन सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है ना। फिर है आपका डिजिटल संकेतों में क्या मान संभव है। डिजिटल आपको मैंने पहले भी बताया है, जब एंड नैंड नॉर बता रहा था तो उसमें बताया था डिजिटल संकेत केवल 0 और 1 का प्रयोग करता है। इसमें सारा डेटा जो है 0 और 1 में ही कन्वर्ट किया जाता है, 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है इसमें, 1 और 0। तो 0 और 1 के रूप में सारे संकेत होते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल संकेतों में क्या मान संभव है, तो 0 तथा 1, है ना, उससे अधिक कुछ नहीं। इसी में जैसे भी लिखा जाए 1 0 1 0 1, ठीक है ना, या 1 1 0 0 1, या जैसे भी है कुछ भी है लेकिन 1 0 ही रहेगा। तो जितना भी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज किया जा रहा है उसमें सारी चीजों में 0 1 का कंप्यूटर आपका वर्क करता है, सब में वही चीज का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है 0 1 का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया डिजिटल संकेतों में, ठीक है ना, क्या मान संभव है। तो ये वाला। उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है मैंने इसकी बात की थी, आयाम मॉडलित तरंग का मॉडलन घटक, ठीक है ना, 35% है। यदि वाहक की वोल्टता 100 वोल्ट है तो मॉडलित तरंगों का चरम मान क्या होगा। अच्छा, ये दे रखा है, तो मॉडलन घटक दे रखा है, मॉडलित तरंग का मॉडलन घटक 35% है ना। और यदि वाहक की वोल्टता, चलिए तो एक साथ ही करते हैं। ये है आपका
क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया भी बोले थे कि वाहक तरंगे जो होती है उसके ऊपर आप सूचना डालते हैं, है ना, और वो जब उसके ऊपर सूचना अध्यारोपित की जाती है तो उसी को मॉडलन कहा जाता है। तो 10वां का आंसर है आपका मॉडलन। मॉडलन कहा जाता है। 3 तरह का मॉडलन होता है आपका, आवृत्ति मॉडलन, आयाम मॉडलन और क्या कहते हैं ये आपका कला मॉडलन। तो 3 तरह का मॉडलन होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपका। अब इसके बाद है प्रकाशीय संचार में वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। प्रकाशीय जो संचार है, ठीक है ना, मतलब जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है उसमें वाहक तरंगों की जो कैरियर वेव है उसकी आवृत्ति क्या होती है, ये हमें तो प्रकाशीय संचार में वाहक तरंगों मतलब कैरियर वेव की आवृत्ति जो होती है उसका मान क्या है, 10 पे पावर, ये होता है 10 पे पावर 12 हर्ट्ज से लेकर के 10 पे पावर 16 हर्ट्ज तक, ठीक है ना। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जो वाहक तरंगे होती है उसकी आवृत्ति प्रकाशीय संचार में उनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 10 पे पावर 12 हर्ट्ज से लेकर के 10 पे पावर 16 हर्ट्ज तक। फिर कह रहा है माइक्रोफोन द्वारा क्या किया जाता है, तो माइक्रोफोन क्या करता है, कौन सा काम करता है, माइक्रोफोन द्वारा क्या काम किया जाता है। तो माइक्रोफोन में क्या करते हैं आप, इसको सोच करके बोलिए, माइक्रोफोन में क्या करते हैं। तो आप जनरली क्या करते हैं, माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्वनि हुआ। ध्वनि से कर सकते हैं ध्वनि दाब, वहां पे प्रेशर जो उत्पन्न होता है, तो ध्वनि दाब जो होता है या ध्वनि ऊर्जा भी बोल सकते हैं, उसका परिवर्तन किस में करता है, तो विद्युत धारा बदल देता है। माइक्रोफोन में जब आप बोलते हैं तो वो जो ध्वनि है वो उसका संचरण विद्युत ऊर्जा के रूप में या विद्युत वोल्टता या विद्युत धारा के रूप में फिर बहता, क्या कहते हैं, उसके अंदर प्रवाहित होता हुआ दूसरे जगहों पे जाता है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन के सामने जब बोलते हैं तो आपका वो ध्वनि जो होता है, ध्वनि तरंगों को या ध्वनि दाब को कह सकते हैं, प्रेशर जिसको भी बोलते हैं, वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युत धारा में या विद्युत वोल्टता में, विद्युत आयाम जिसको कह सकते हैं, वोल्टता का मतलब वही होता है, आयाम से भी लिया जाता है, या धारा में, तो इसमें परिवर्तित कर देता है। ध्वनि दाब को इसमें परिवर्तित करता है विद्युत धारा में, और उसी से ये आगे फिर प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो प्रकाशीय संचार में वाहक तरंगों की आवृत्ति 10 पे पावर 12 हर्ट्ज से 10 पे पावर 16 हर्ट्ज। फिर माइक्रोफोन द्वारा क्या कार्य किया जाता है, तो ध्वनि तरंगों को विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी बोल सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। फिर है आपका एक 200 किलो हर्ज वाहक तरंग को 5 किलो हर्ज ज्यावक्रीय तरंग से आयाम मॉडलित किया जाता है, मॉडलित तरंग में आवृत्तियां क्या होगी, ठीक है ना। तो ये जो पूछा जा रहा है आपसे कि एक 200 किलो हर्ज वाहक तरंग है, ठीक है ना, और 5 किलो हर्ज या क्या कहते हैं ज्यावक्रीय तरंग से आयाम मॉडलित किया जाता है, ठीक है ना। तो मॉडलित तरंग में आवृत्तियां, तो ये तो आवृत्ति ही दे रखा है, वाहक तरंग का आवृत्ति, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आवृत्ति जो होती है वो वैरी करती है जब आप उसको मॉडलित कर देते हैं ना, आयाम मॉडलित करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो वाहक तरंग का जो आयाम है बदलता है ज्याविक्रीय जो दूसरा तरंग होता है उसके आयाम के हिसाब से, ठीक है ना। तो लेकिन पूछा जा रहा है आपसे मॉडलित तरंग, जो मॉडलित मतलब जो दोनों मिलकर के जो नया तरंग बनाता है मॉड्यूलेटेड, है ना, ये वाहक तरंग हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा सी से इसको डिनोट किया जाता है किलो हर्ट्ज। दूसरा जो है 5 किलो हर्ट्ज का जो है आपका, है ना, उसको आपका कौन सा है, तो ये है मॉड्यूलेटिंग है, जिसको मॉड्यूलेट करना है, तो ये है 5 किलो हर्ट्ज। जब इसको मिला देते हैं तो जो मॉड्यूलेटेड बनता है, मॉडलित तरंग बनता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 तरीके से चेंज करती है, एक होती है WC प्लस WM और एक होती है WC माइनस WM, हमेशा ध्यान रखिएगा।
और ये जो सूचना होता है इसी दोनों आवृत्ति में सम्मानित रहता है, इन दोनों आवृत्ति में रहता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो सूचना होती है वो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम में ही निहित रहती है जो सूचना होती है, ठीक है ना। तो ये सूचना कहाँ हो जाएगी निहित, तो 200 प्लस 5 और इधर कहाँ हो जाएगा 200 माइनस 5, मतलब ये हो गया 205 किलोहर्ट्ज और ये हो गया कितना 95 किलोहर्ट्ज, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 95 से इसका मतलब 95 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। जो कह रहा है आपको मॉडलित तरंग में आवृत्तियां क्या होगी, तो मॉडलित तरंग में आवृत्तियां कितनी हो जाएगी भाई, तो 95 किलोहर्ट्ज होगी एंड क्या हो जाएगी 205 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है 95 किलोहर्ट्ज और 205 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। 95 किलोहर्ट्ज और 205 किलोहर्ट्ज, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है ना। तो ये इसके बीच में आवृत्तियां होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 95। हमने इसमें क्या किया, जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था वाहक तरंग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 200 किलोहर्ट्ज, पता ही आपको कि आवृत्ति होता है। तो वाहक तरंग को सी से, कैरियर वेव सी से संकेत करते हैं तो 200 लिख दिया, और जो जिसको मॉड्यूलेट करना था उसका 5 किलोहर्ट्ज, दोनों मिल करके नया वेव बनाएगा जिसको मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलित बोलते हैं। और वो जो है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम के बीच में उसकी जो आवृत्ति होती है वो होता है। तो और संकेत जो है ध्वनि संकेत इसी में छुपा रहता है, मतलब जिसको आप ले जाना चाह रहे हैं उसमें छुपा रहता है ना, यहीं से उतारना पड़ता है। मतलब किसमें रहेगा 200 प्लस 5 200 माइनस 5, तो ये 205 हो गया, देखिए ये गलती हो गई, 200 माइनस 5 195 होगा, तो 195 किलो हर्ट्ज यहाँ पे आपका आएगा, 195 किलो हर्ट्ज से 205 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये वाला ध्यान रखेंगे 195 किलो हर्ट्ज से 205 किलो हर्ट्ज, अगर आता है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। और कभी कभी पूछता भी है कि सूचना किसमें संप्रेषित रहती है, तो ये वाला ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है ना, इसमें रहती है संप्रेषित। फिर क्वेश्चन है आपका उसके बाद, एक आयाम मॉडलित तरंग का मॉडलन घटक क्या होता है, तो वही मॉडलन घटक यही है आपका, एक जो मॉडलन घटक होता है ये जो लिखा हुआ है ये मॉडुलेशन इंडेक्स है, इसी को मॉडलन घटक बोलते हैं। तो मॉडलन घटक जो है ये होता है Vm बटा Vc, Vm बटा Vc, एक आयाम मॉडुलेट जो क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव होता है उसका मॉडलन घटक Vm बटा Vc होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक आयाम मॉडलित तरंग का मॉडलन घटक 35% है, ठीक है ना। तो मॉडलन घटक दिया हुआ आपको, है ना, मॉडलन घटक दिया हुआ है कितना 35%। तो मॉडलन घटक जो है वो 35% का मतलब हो गया 35/100, है ना। और ये होता है किसके बराबर भाई, तो ये होता है Vm बटा Vc के बराबर। तो यहां से हम वैल्यू निकाल देंगे, क्या कहता है निकालने के लिए, तो कह रहा आपसे निकालने के लिए यदि वाहक की वोल्टता मतलब Vc 100 वोल्ट है ना, 100 वोल्ट है, तो मॉडलित तरंग का चरम मान क्या होगा, ठीक है ना, मॉडलित तरंग का चरम मान। तो पहले तो आप Vm निकाल लीजिए जिसको आपको मॉड्यूलेट करना है। तो Vm कैसे निकालिएगा भाई, तो यहाँ से Vm पहले निकाल लेंगे, चरम मान तो हो जाएगा Vm जो दोनों को ऐड करेंगे उससे, है ना, Vm प्लस Vc चरम मान हो जाएगा। तो यहाँ से जो V मैक्सिमम है आपका, तो ये आपका Vm डिवाइडेड बाई Vc जो है आपका उसको उससे निकालेंगे, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो गया मॉडलन घटक होता है इसके बराबर, तो हो गया 35/100, मॉडलन घटक बराबर Vm बटा Vc, और यहाँ से Vc का मान 100 दिया हुआ है, तो हो गया 35/100, है ना, और इंटू Vc बराबर Vm, तो Vm का मान कितना आ गया 35/100, गुना Vc का मान भी 100 हो गया, तो हो गया Vm के बराबर 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया मान आपका कितना 35 वोल्ट। तो आ गया Vm बराबर 35 वोल्ट, है ना। तो Vm का मान कितना हो गया 35 वोल्ट हो गया। अब कह रहा है कि उसके अंदर जो है चरम मान क्या होगा, तो चरम मान जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, चरम मान पूछ रहा है तो कर देंगे Vm प्लस Vc,
तो ये हो जाएगा 100 प्लस 35, है ना। Vc का मान 100 था, Vm का मान 35 आया, तो 135 वोल्ट। तो चरम मान पूछेगा तो ऐड कर देंगे, न्यूनतम मान पूछेगा तो माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 35 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 आपका 15 है। प्रकाशीय तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? 77 डिग्री होता है, ठीक है ना। सामान्यतः जो कोण का मान होता है, क्रांतिक कोण का मान, उसको 77 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्योंकि प्रकाशीय तंतु जो बना होता है उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है ना। और अंदर में इस तरीके से क्लैडिंग की रहती है एक मटेरियल से, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो जब लाइट अंदर जाती है, तो एक बार जब अंदर रिफ्रैक्ट करके जाती है, तो उसका अंदर में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। इस तरीके से लाइट जो है मूव करते रहती है अंदर में। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जिसको प्रकाशीय तंतु बोलते हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होता है। मतलब जब लाइट एक बार अंदर घुस जाती है इस प्रकाशीय तंतु में, पाइप होता है एक तरीके से, है ना, लाइट पाइप होता है, ये पूरा का पूरा क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है, क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है, ठीक है ना। क्वार्ट्ज का कांच होता है, और ये जो मटेरियल होता है कोई, जिससे इसका आवरण चढ़ा दिया जाता है, जिसको क्लैडिंग बोलते हैं। और लाइट जो है जब हवा से इसके अंदर जाती है, तो वो करीब करीब उसके लिए 20 डिग्री होता है, जिसके लिए ये सक्षम होता है। 20 डिग्री पे अगर आती है लाइट, तो वो अंदर घुसती है और वो क्रांतिक कोण पे आती है। करने का मतलब ये वाला जो कोण बनाती है, ये वाला कोण 77 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, और इसलिए वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब कोई जो आपतित किरण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित होती है, तो किरणें उधर ही वापस लौट जाती है जिस माध्यम में आती है। इधर से आई इधर लौट जाएगी, और इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है ना। क्रांतिक कोण 77 डिग्री होता है, और प्रकाशीय तंतु का वायु में स्वीकार्य कोण क्या होता है? तो ही 20 डिग्री, जो बोले वायु, ये इधर वायु है, आपका हवा है, और ये कांच के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे जो स्वीकार्य कोण होता है वो 20 डिग्री होता है। जिसके ऊपर आएगा तो अंदर में वो 77 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका भी जवाब आपका आ गया 20 डिग्री, और इसका भी जवाब मैंने दे दिया। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, और ये तो पहले ही करा दिया था आपको। मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बी मॉडुलन कहा जाता है। तो मॉडुलन का विपरीत प्रक्रिया बी मॉडुलन कहलाता है ना। तो इसमें मैंने क्वेश्चन के अलावे भी अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया आपको। ये वाला फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा जो अभी बताया मैंने। एक फॉर्मूला शुरू में बताया था जो डी बराबर √2RH, इससे पूछ भी देता है कि जो दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें एच का कैसा होता है। तो डी से क्या दिख रहा है? डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच का √अंडर, तो एच पे 1/2 पावर है, ऐसे तरीके से भी बोल सकते हैं इसको। और इसका जो कहाँ तक फैलाव होता है, तो मैंने एरिया जो बताया था वो πd²। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 से 1 के बीच में होता है, जिसको मैंने कहा आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA = Vm/Vc, और ये V मैक्सिमम प्लस माइनस V मिनिमम, है ना, डिवाइडेड बाय V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम। तो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो कुछ और है तो उसको मैं अगले वीडियो में कराते हैं। ये ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो गया है, तो तब तक इसको कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से, ठीक है। तब तक अध्ययन करते रहिए, दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है।